हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम यूपी पुलिस के कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आते एग्ज़ाम में, बट सिमिलर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, रोहन और सोहम की सैलरी का रेशियो दिया है। कितना है सैलरी का रेशियो? 2 और 3 का। ठीक है, दोनों की सैलरी 2000 रुपये बढ़ती है और बढ़ने के बाद इनकी सैलरी का रेशियो 40 और 57 का हो जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या है। ठीक है, सोहम की सैलरी पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना आपने, रोहम और सोहम और इनकी सैलरी का रेशियो दिया है 2 और 3 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 और 3 लिख लिया। बढ़ने के बाद इनकी सैलरी का रेशियो हो जाता है 40 और 57 का। ठीक, एक चीज़ आपने क्या ध्यान देना कि पहले जितनी सैलरी का डिफरेंस था, पहले इन दोनों की सैलरी में कितने का अंतर है? यहाँ पे अगर रोहम और सोहम की सैलरी का अगर अंतर देखो तो 1 है, और यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है? 17 है। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर सैलरी सेम बढ़ रही है, दोनों की सैलरी सेम बढ़ रही है, तो ये अंतर भी सेम ही होना चाहिए। अंतर तो चेंज होगा नहीं। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, दूसरा 50 कमाता है, दोनों की सैलरी 10-10 रुपये बढ़ा दी जाती है, तो अंतर तब भी 50 ही रहेगा। ठीक है ना, उनका जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 17 है। तो पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पे जो अंतर है वो सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे? यहाँ पे हम इस वाले फ्रैक्शन में 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1, तो ये क्या आ जाएगा निकल के? अगर यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34, 51, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 40 और 57। ठीक है, अब देखो अंतर कितना आ गया। यहाँ पे दोनों की सैलरी में कितना का अंतर है? 17 का, और यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? 17 का। अब हमारा इक्वेशन ठीक हो गया कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी है, क्योंकि डिफरेंस सेम होना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि दोनों की सैलरी 2-2 हज़ार रुपये बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है ये 2000 का होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही यहाँ भी डिफरेंस 2000 का होना चाहिए। है कितना डिफरेंस? यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस 2000 ना हो के 6 का है। ठीक है दोनों का सेम। अगर यहाँ भी सेम नहीं होता तो जैसे हमने यहाँ पे सेम किया वैसे यहाँ भी करना पड़ता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस सेम है कि पहले और बाद का जो अंतर है वो दोनों का सेम है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इस 6 को अगर हम 2000 बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 51 रुपये पहले थी, यही हमसे पूछी जा रही है। जब यहाँ पे 51 और 57 है तब डिफरेंस 6 है। इस डिफरेंस को हमें 2000 बनाना है, तो इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी? 2000 बनाने के लिए हमें 6 से डिवाइड करके और 2000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से काटो 17, 2 और यहाँ हो जाएगा 1000। इस हिसाब से कितना आ जाएगा? ये 17,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को लगाने का यही सही तरीका है। होपफुली समझ गए होगे। इस 6 को हमने 2000 किया, 2000 कैसे करेंगे? यहाँ पे 6 और 6 से डिवाइड करेंगे और 2000 से गुणा कर देंगे, तो वही हमने यहाँ भी किया। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? 851 रुपये को इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, रेशियो क्या है? रेशियो है 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो दिया है, यहाँ पे जो अनुपात दिया है, ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, पहले इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात दिया है तो किसी भी अनुपात में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात चेंज होगा नहीं। यही तो होता ना, 1/2 है, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/4 आएगा, और 2/4 होता कितना है? ये फाइनली 1/2 ही होता है। तो अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं अनुपात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सेम नंबर होना चाहिए? तो ऐसे केस में हमें इसका एलसीएम देख लेना चाहिए तीनों का। ठीक है ना, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम देखना पड़ेगा।
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से तीनों में गुणा कर दो। तो अगर यहाँ पे 12 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 12 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 बचेगा। और यहाँ पे अगर 12 से गुणा करोगे तो 9 बचेगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि 851 को 6:8:9 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। और 851 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 37। ठीक है ना। पूछा है किसका हिस्सा, पहला हिस्सा पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। तो पहला भाग कितना है, 6 है। तो 37 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला भाग कितना हो जाएगा, 37 में 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 222। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति का 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है ना। हिंदी वाला क्वेश्चन जो है, हिंदी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो इंग्लिश वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि आदमी कितना गेन करता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। 33 मीटर बेचने पर आदमी को कितना लाभ हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है ना, हिंदी वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, इसको और अच्छा लिखा जा सकता था। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। राइट, अब देखो सेलिंग कितना कर रहा है, वो सेल कर रहा है 33 मीटर। ठीक है, 33 मीटर बेचने पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, बेचा 33 मीटर, लाभ हो रहा है 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 11 मीटर तो उसका लाभ हो गया, बाकी जो 22 मीटर बचा वही उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, है ना। अगर हम सेलिंग प्राइस के टर्म्स में उसका कॉस्ट प्राइस लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 22 मीटर का जो सेलिंग प्राइस आएगा वही उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गई। इस हिसाब से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दो। तो प्रॉफिट कितना है, 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। और कॉस्ट प्राइस कितना है, यह है 22 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। और 100 से इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ से सब कैंसिल होकर हो जाएगा 2, और 2 से यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे तो 50। तो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 50%। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाता है। राइट, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है और उस कीमत के अगर 2/3 पर बेच दी जाती तो 10% का लॉस होता। ठीक है ना, किसी कीमत पर बेची जाती है लेकिन अगर उसके 2/3 पर बेची जाती तो 10% का लॉस होता। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल अगर प्राइस पे बेचते तो कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं से 2/3 से हम पकड़ो इसको। ठीक है, 2/3 उठाओ, पहले मान लो 3 पे बेची जा रही थी, अब 2 पे बेची जा रही है। क्यों, क्योंकि पहले 3 का अगर 2/3 निकालोगे तो 2 आएगा। यही तो हो रहा है ना, 3 का अगर 2/3 निकालोगे तो 2 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि पहले अगर 3 पे बेची जा रही थी तो अब 2 पे बेची जा रही है। राइट, तो देखो 2 पे बेचने पर उसको 10% का लॉस होता है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम 2 रुपये में बेचेंगे तो 10% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसको कॉस्ट प्राइस का 10% कम मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसको 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस मिल रही है। कॉस्ट प्राइस का सिर्फ 90% ही मिल रहा है। यही तो हुआ ना, तभी तो 10% का लॉस होगा। तो बस अब 3 रुपये में निकाल लो। जब 2 में बेच रहे थे तो कॉस्ट प्राइस का 90% मिल रहा था। जब 1 में बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस का 45% मिलेगा। तो इसलिए जब 3 में बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस का 45 × 3
या हम बोल सकते हैं 135% मिलेगा। ठीक है, तो 3 में बेचने पर कॉस्ट प्राइस का 135% मिलेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस का 135% मिल रहा है तो यहाँ पे जो 35% बढ़ के आ रहा है यही तो प्रॉफिट होगा, यही तो होगा ना प्रॉफिट फिर। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी यहीं से उठाया करो। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 13 और 9। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 13 और 9 में। और ये भी दिया है कि उनका HCF 13 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो 13 से इसमें गुणा कर दो, है ना। 13:9 है। HCF ऐसी नंबर होती है जो दोनों में से कॉमन होती है। तो अगर HCF 13 है तो दोनों नंबर्स क्या होंगी, एक हो जाएगा 169, एक हो जाएगा 117। ठीक है, तो 169 इसमें से बड़ी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 3 साझेदार हैं PQR। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है कि P की कैपिटल का 2 गुना Q के कैपिटल के 3 गुने के बराबर है। तो यही से इक्वेशन बनाओ कि P की कैपिटल का 2 गुना Q के कैपिटल के 3 गुने के बराबर हो गया। ठीक, और Q का जो कैपिटल है वो R के कैपिटल का 4 गुना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, Q का कैपिटल R के कैपिटल का 4 गुना है। तो पूछ रहा है कि अगर 27,500 रुपये का टोटल प्रॉफिट होता है तो उसमें R का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो पहले PQR का रेशियो निकाल लो, इनके कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं हम, क्योंकि जैसे ही हम रेशियो निकाल लेंगे तो जिस हिसाब से इनके कैपिटल का रेशियो होगा उसी हिसाब से इनके प्रॉफिट को हम बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नीचे ही लिखते हैं इसको, दिया है 2P बराबर 3Q, या फिर P और Q का रेशियो यहाँ पे अगर लिखना होगा तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, P और Q का रेशियो आ गया, और Q और R का भी रेशियो ऐसे लिख लो। तो हमारे पास है Q बराबर 4R, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, Q/R = 4/1। ठीक है, ये है P/Q। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Q की वैल्यू 4 है, इन दोनों को बराबर करना होगा। ठीक है ना, तभी तो हम रेशियो लिख पाएंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो है, दोनों में गुणा करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देखो, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि P और Q का जो अनुपात है वो 6:4 है, और Q और R का जो अनुपात है वो 4:1 है। अब दोनों जगह Q सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P, Q और R का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 6:4:1। ठीक है, 6, 4 और 1 का अनुपात आ गया, और हमें बांटना है 27,500 रुपये। ठीक है, तो 27,500 रुपये को 6:4:1 में बांटना है। तो इसको ऐड कर लो, 6, 4, 10, 1, 11। तो 27,500 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। R का हिस्सा पूछ रहा है, तो R की रेशियो के लिए 2500 से इसमें गुणा कर दो। तो 2500 से 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि PQR ने 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, 5 महीने तक तो तीनों ने ऐसे ही पैसे को छोड़ रखा। 5 महीने बाद P ने 5,000 रुपये निकाल लिए, Q ने 4,000 निकाल लिए, और R ने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए। तो पूछ रहा है कि अगर वर्ष के अंत में कुल इतना प्रॉफिट होता है, 34,950 का प्रॉफिट होता है, तो P का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हम पूरे साल में निकालेंगे कि पूरे साल का इनका हिस्सा कितना कितना रहा। ठीक है, PQR, P का कितना हिस्सा था, 20,000 था, तो 20,000 को हम सिर्फ 20 लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 0 सब में कॉमन है। तो 20,000 रुपये 5 महीने तक था।
यहाँ भी 20,000 रुपये 5 महीने रहा और यहाँ भी 20,000 रुपये 5 महीने रहा। ठीक है, अब अगले 7 महीने क्या हो रहा है, 5,000 क्योंकि पी ने निकाल लिए थे, तो अगले 7 महीने कितने पैसे बचे इसके, 15,000 बचे। तो अगले 7 महीने 15,000 बचे। क्यू ने सिर्फ 4,000 निकाले थे, तो अगले 7 महीने इसके 16,000 बचे और आर ने 6,000 रुपये और लगा दिए, तो अगले 7 महीने के लिए इसके पास 26,000 रुपये था। ठीक है, अब तीनों के हिस्से का अनुपात निकाल लेते हैं हम। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 और ये 15 सत्ते 105, यहाँ भी आएगा 100 और 16 सत्ते 112, यहाँ पे 100 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 और 42 182। ठीक है, तीनों को ऐड कर लो, 205, 212 और 282, कुछ कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये तीनों के हिस्से का रेशियो आ गया। अब जिस हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 39,950 रुपये। तो हमें क्या करना है, 39,950 रुपये को इन तीनों के रेशियो में डिवाइड कर देना है। यही तो करना है ना, 34,950 है, यहाँ पे ये है 34,950। तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 600 और 12 5 17 और 17 12 17 और 82 99, तो ये हो गया 699। ठीक है, अब इसको 699 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, अगर ये 700 होता तो 5 बार जाता और कितना कम है यहाँ पे, 5 कम है ना, 95 है, यहाँ पे 99 है, 5 बार जाएगा तो इससे 5 कम है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 50। ठीक, अब पूछ रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, पी का हिस्सा पूछ रहा है। तो पी का हिस्सा यहाँ कितना था, 205 था, तो इस हिसाब से पी का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10,250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट। होपफुली समझ गए होगे, पी क्यू आर का पहले 5 महीने और फिर बचा हुआ 7 महीना ऐसे अलग अलग करके हमने ऐड कर लिया। टोटल हिस्सा 205 212 282 आ गया 1 साल का। ठीक है, और 1 साल में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसी हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। राइट, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्कूल में जो 20% छात्र हैं वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, 20% तो 10 साल से कम के हैं। ये वाली लाइन मान लो ये है 10 साल वाली, इधर है 10 साल से कम वाली और इधर है 10 साल से ज़्यादा वाली। तो इधर कितने हो गए, 20% तो इधर आ गए। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 साल के ऊपर के जो बच्चों की संख्या है वो 10 साल के बच्चों की संख्या की 2/3 है। ठीक है ना, 10 साल के ऊपर के जो बच्चों की संख्या है वो 10 साल के बच्चों की संख्या की 2/3 है और यहाँ पे 10 साल के बच्चों की संख्या 48 दी है। तो यहाँ पे जो हम 10 ईयर्स मान रहे हैं बीच में, ये यहाँ पे कितने हैं, 48 हैं। ठीक है, और 10 साल से कम वाले कितने हैं, इसके 2/3 हैं। तो 10 साल से कम वाले कितने हो जाएंगे, 48 का 2/3 और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 साल और 10 साल से कम वालों को मिला के कितना हो गया, 80 है ना। यहाँ पे थे 10 साल वाले, ये हो गए 10 साल से कम वाले, दोनों को मिला के 80 हो गए। और यहाँ पे है 20%, तो अगर ये 20% है तो बचे 80%। 80% की वैल्यू है 80, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्कूल में कितने बच्चे थे, कुल 100 स्टूडेंट थे वहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और 6 लड़के और 4 लड़कियां मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, ये करती हैं 10 दिन में,
और जब 6 लड़के और 4 लड़कियां हो जाती हैं तो फिर 8 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहीं से इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं टोटल वर्क हमारा 40, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 4 लड़के और 6 लड़कियों की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 4, इनकी आ जाएगी 5। ठीक है, अब इनमें से हम एक को हटा देते हैं, चाहे लड़के को हटा दें चाहे लड़कियों को, इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम पूरे इस इक्वेशन में 1.5 से गुणा कर दें, 1.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये भी 6 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे बन जाएगा 6b और 6 से फिर 6 का 1.5 गुना निकालेंगे तो 9 आएगा। 10 का 1.5 10 तो यहाँ पे है ही नहीं, इफ़िशियंसी लेके चलना है, तो 4 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ वाला दूसरा इक्वेशन लिख लो ऐसे, यहाँ पे 6b, यहाँ पे 4g और यहाँ पे कितना आ गया 5, दोनों को यहाँ से घटा दो तो कितना बच गया 5g = 1, या फिर g की वैल्यू आ गई 0.2। ठीक है, g की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6b प्लस g की वैल्यू 0.2 है, तो 4 से 0.2 में अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.8 = 5। 0.8 को उधर कर दो, ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0.7। b की वैल्यू आ गई और g की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। ठीक है, तो एक लड़की की इफ़िशियंसी आ गई और एक लड़के की इफ़िशियंसी आ गई, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां, इनकी इफ़िशियंसी कितनी होगी। एक लड़की की इफ़िशियंसी हमने निकाल ली 0.7 और एक लड़के की इफ़िशियंसी निकाल ली 0.2, तो दोनों की अगर इफ़िशियंसी ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3.2। ठीक है, 4 लड़के और 2 लड़कियों की इफ़िशियंसी आ गई 3.2, और कुल वर्क कितना है, यही तो टोटल वर्क, यही ना 40, यहीं से तो हम इफ़िशियंसी निकाल रहे थे। तो 40 वर्क है और इफ़िशियंसी है 3.2। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 8 से काट दो, 50/4 या फिर 25/2। राइट, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा होगा बट कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, आसानी से कर सकते थे आप। हमने इफ़िशियंसी निकाल ली एक लड़के और एक लड़की की, और जितना हमसे पूछा जा रहा है 4 लड़के और 2 लड़की, यहाँ पे 5 2 होता तो यहाँ पे हम 5 लिख देते। ठीक है ना, और टोटल वर्क जितना मान के चल रहे थे वहीं से डिवाइड कर दिया। इफ़िशियंसी ये दिखाता है कि एक लड़की या फिर एक लड़का, जो भी इफ़िशियंसी हमारे पास है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर b = 0.7 आया है तो इसका अर्थ हुआ कि एक बॉय की इफ़िशियंसी 0.7 है। राइट, या हम ऐसे कहेंगे कि एक लड़का एक दिन में सिर्फ 0.7 वर्क करेगा। टोटल वर्क कितना है 40 है, तो यहाँ से 4 लड़के का निकाल लिया हमने और 2 लड़कियों का निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वर्क एंड टाइम का है। पूछ रहा है कि दीपेश एंड तुषार जब अलग अलग काम करते हैं तो 9 और 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अगर वो अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के एक काम करें, और शुरू कौन कर रहा है, दीप्तेश शुरू कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा। ठीक है, तो एक तरफ लिख लिया हमने दीप्तेश, यहाँ पे तुषार, ये अकेले 9 दिन में करता है, ये अकेले 12 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। तो हमने मान लिया कि कुल वर्क कितना है 36 है, तो उस हिसाब से इसकी इफ़िशियंसी आ गई 4, इसकी आ गई 3। 4 इफ़िशियंसी ये दिखाता है कि एक दिन में दीप्तेश 4 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 9 दिन में 9 चौक 36 हो जाएगा। ऐसे इसकी इफ़िशियंसी 3 है, ये दिखाता है कि एक दिन में तुषार 3 यूनिट वर्क करेगा, तो 12 दिन में 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया। अब इफ़िशियंसी आ गई।
अब देखो शुरू कौन करता है, पहले दीप्तेश शुरू करता है, तो पहले दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 3, एक एक दिन कर रहे हैं ना दोनों अल्टरनेट डे पे, तो ये हो गया 2 दिन का हिसाब किताब। फिर अगले दिन कौन करेगा, फिर दीप्तेश करेगा और ये तुषार करेगा, ये हो गया, ये 2 दिन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दिन हो गए, एक एक दिन कर रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो रहा है ना, 7 यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, ऐसे 7 कितनी बार होगा, 5 बार होगा, 5 बार होगा तो कितना काम हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कुल काम कितना है, 36 है। अभी भी एक काम बच गया, 1 यूनिट अभी भी बच गया, है ना। और जब ये ऐसे 5 बार हो रहा है तो देखो यहाँ पे 2 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो गया, 4 हो गया, तो ऐसे अगर 5 टाइम्स ऐसे होगा तो 10 दिन लग जाएगा, है ना। तो 10 दिन तो काम हो गया, तो 10 दिन में 35 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। अब बचा 1 यूनिट, करेगा कौन, पहले ये कर रहा था फिर ये कर रहा था, तो जो 1 बचा है वो किसके खाते में आ रहा है, वो आ रहा है दीप्तेश के खाते में, जिसने वर्क शुरू किया था, ठीक है। तो 1 यूनिट वर्क, दीप्तेश का 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 1 दिन में वो 4 यूनिट करेगा, लेकिन काम बचा ही 1 यूनिट है, तो उसको कितना दिन लगेगा, 1/4 दिन और लगेगा, ठीक है। तो 10 दिन पहले कुल लगा था और 1/4 और लग गया, तो इस हिसाब से 41/4 दिन में कुल वर्क खत्म हो जाएगा, ठीक है, 41/4, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक गांव में 10% लोगों की डेथ होती है कॉलेरा से, ठीक है, 10% लोगों की डेथ हो जाती है, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 25% लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। बचे हुए लोगों में से 25%, ना कि पूरे में से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। फिर बोल रहा है कि फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, तो गांव में शुरू में कितने लोग रहते थे, डेथ होने के पहले कुल कितने लोग रहते थे, ठीक है। तो मान लो कि डेथ होने के पहले x रहते थे, अब इस x में से 10% की तो डेथ हो गई, है ना, 10% की डेथ हो गई। हमें देखो दिया हुआ है कि फाइनल पॉपुलेशन दी है 2025, कुल मिला के डेथ होने और वहाँ से भाग जाने के बाद जितने बचे हुए हैं वो दी हुई है, ठीक है। तो हमें वहीं पे पहुँचना है, x थे पहले, 10% की डेथ हो गई, तो बचे कितने, तो 90% बचेंगे, है ना। तो हमने लिख लिया कि यहाँ से 90% बच गए, ये बचे वालों की पॉपुलेशन है। अब इस 90% में से 25% लोग तो भाग गए, तो अगर 25 भाग गए तो बचे कितने, 75% बचे, तो यहाँ का 75% ये निकाल लो, ठीक है। और इस हिसाब से कुल कितने बचे वहाँ पे, कुल बचे 2025, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये, इसको 0.9 लिखो, इसको 3/4, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2025 4/3, और यहाँ पे आएगा 0.9, यहाँ पे डेसिमल जाएगा, 1 0 आएगा, ठीक है। 3 से इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 9 से एक बार और काटो, 9 × 5 = 45, और यहाँ पे हो गया 75, 75 चौके 300, 1 0 और, तो 3000 की पॉपुलेशन थी वहाँ पे, ठीक है ना। हम तो यही मान के चल रहे थे कि कुल x पॉपुलेशन थी, x में से जब 10% की डेथ हो गई तो 90 बचे, अब इस 90 में से 25% छोड़ के चले गए तो वहाँ 75 बचे, ठीक है। इस हिसाब से हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाली और ये है 3000, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल है, वो 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है 4460, और 6 वर्ष बाद 6690 हो जाता है, तो पूछ रहा है उस प्रिंसिपल का अमाउंट क्या है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, है तो बहुत ईजी क्वेश्चन। 6 साल बाद का अमाउंट दिया है और 3 साल बाद का अमाउंट दिया है, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है
कि उसका प्रिंसिपल क्या था। A0 को हम प्रिंसिपल दिखाते हैं। A3 का मतलब होता है 3 साल बाद वो अमाउंट कितना हो गया। A6 का मतलब होता है कि 6 साल बाद वो अमाउंट कितना है। A0 का मतलब हुआ 0 साल बाद, या 0 साल बाद को हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूल राशि थी। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो यहाँ पे कितने का फ़र्क है, 3 का, और यहाँ भी 3 का फ़र्क है। ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, यहाँ पे 4 दे देगा, यहाँ पे 2 दे देगा, और यहाँ पे 0 दे देगा। तो यहाँ पे कितने का फ़र्क है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ेगा, उसी हिसाब से अमाउंट अगर हम देखेंगे तो नीचे भी आएगा। ठीक है। हमें 6 की वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू दी है और 0 की वैल्यू पूछ रही है। तो हमें ये देखना है कि 3 से 6 किस रेट से बढ़ा है। 3 साल का गैप है ना, और यहाँ भी 3 साल का ही गैप है। तो 3 से 6 जिस रेट से बढ़ा होगा, उसी रेट से 0 से 3 पे भी पहुँचा होगा। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। A6 और A3 की वैल्यू निकाल लो। कितना है, यहाँ पे है 66 90 और ये है 44 60। सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 23 दूना 46 और 23 3 69। तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है। A6 और A3 की वैल्यू आ गई 1.5। इसका अर्थ हुआ कि 3 साल से 6 साल तक पहुंचने में जो अमाउंट बढ़ा है हमारा, वो 1.5 गुना हुआ है। ठीक है ना। 3 साल से 6 साल में हमारा अमाउंट 1.5 गुना बढ़ा है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 0 से 3 तक पहुंचने में भी 1.5 गुना बढ़ा रहा होगा, है ना। क्योंकि 1.5 गुना यहाँ अगर बढ़ रहा है तो ये 1.5 गुना यहाँ भी बढ़ा रहा होगा। ठीक है। ऐसे ही होता है इसमें। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता है, इसी को हम पीछे आ जाएंगे। तो A3 की वैल्यू कितनी दी है, 4460। 4460 को अगर हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको 1.5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 0 और जाएगा। 15 से इसको काट दो, 15 दूनी 30, 9 7 33। ठीक है। 2973.33, ऑप्शन डी। ठीक है। होपफुली समझ गए होगे। है बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। राइट। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक कोई प्रिंसिपल है, वो 3 सालों के लिए किसी फिक्स्ड रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर रखा जाता है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है तो हम कैसे सोचते हैं कि 2% के हिसाब से अगर 3 साल का इंटरेस्ट निकालना हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि ये उसी के बराबर होगा जितना 6% के हिसाब से 1 साल का होगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। तो 2% के हिसाब से अगर 3 साल का निकालो या 6% के हिसाब से 1 साल का निकालो, दोनों सेम आएगा। ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे है। ये बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट 2% ज़्यादा होता तो 420 रुपये अधिक मिलते, और 3 साल की बात है तो 3 साल में 2% के हिसाब से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता तो हम ऐसा बोलेंगे कि 1 साल में 6% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता। ठीक है। तो 6% अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता प्रिंसिपल पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल का जो 6% होता वो 420 रुपये हो जाता। ठीक। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बटे 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7000 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना। होपफुली समझ गए होगे। तो ये कुछ 10-12 क्वेश्चंस थे जिन पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से एग्जाम्स में आ सकते हैं, और क्योंकि यही सब सिलेबस का पार्ट है तो यहीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।